जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो साइंस का आज 25 क्वेश्चंस का जो सेट है उसका चौथा क्लास हम लोग आज कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं पहले सवाल की ओर। तो पहला सवाल है, मानव नेत्र में पुतली का आकार का नियंत्रण होता है। तो पुतली का जो आकार का है वो नियंत्रण कौन करता है? तो परितारिका जो है वो हमारे आंख में पुतली का जो आकार है उसको नियंत्रण करता है। तो इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आइरिस बोलते हैं। यह आंखों का वह पेशी हिस्सा होता है जो पुतली का जो व्यास होता है, व्यास को छोटा या बड़ा करता है। और इसका जो काम होता है परितारिका का, यह तेजी रोशनी में यह पुतली, जब लाइट ज्यादा रहता है तो ये पुतली जो रहता है परितारिका, वो सिकुड़ पुतली को सिकुड़ देती है और कम रोशनी में इसको फैलाती है। कॉर्निया की बात करें तो कॉर्निया में क्या होता है कि कॉर्निया जब कोई अपने आंख को दान करता है तो पूरा आंख को दान नहीं करता है, जो कॉर्निया जो पार्ट होता है उसको दान किया जाता है। और रेटिना पर क्या होता है? रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। हम लोग का जो आंखों में जो प्रतिबिंब किसी भी चीज को देखते हैं तो वो प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। और रेटिना पर बना प्रतिबिंब क्या होता है? तो वो सीधा होता है, सीधा सॉरी वास्तविक होता है, वास्तविक होगा, उल्टा होगा और छोटा होगा। और लेंस की बात करें तो वो उत्तल लेंस है जो हमारी आंखों में लगा हुआ है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, मनुष्य नेत्र में, सॉरी, अगला सवाल है, प्यूटरिड ग्रंथि डैश से जुड़ी होती है। तो प्यूटरिड ग्रंथि है वो हमारे दिमाग से जुड़ी होती है, इसे मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। अगला सवाल है, उस तरंग का आवर्तकाल ज्ञात कीजिए जिसकी आवृत्ति 400 हर्ट्ज है। तो यहाँ पे देखिए आवर्तकाल, आवर्तकाल ज्ञात करने के लिए क्या होता है कि एक बटा आवर्ती होता है इसका फॉर्मूला। अगर मान लीजिए यहाँ पे एक है और यहाँ पे आवर्तकाल आपको दे दिया है कितना, 400, जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 0.0025 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बस आप एक फॉर्मूला याद रखिए, इससे काम आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है Na2CO3 10H2O। तो वॉशिंग सोडा एक जलीय सोडियम कार्बोनेट है और इसका उपयोग कपड़ा धोने के लिए किया जाता है। यह पानी का जो कठोरता है, पानी की कठोरता को कम करता है। तो ये आप याद रखिएगा, कपड़ा धोने का इसको अगर हम क्या बोलते हैं तो सोडियम कार्बोनेट के नाम से ये जाना जाता है। और सोडियम बाइकार्बोनेट अगर बोले तो वो खाने का सोडा है। ये इनका सूत्र है, आप इस सूत्र को याद रखिए, एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं। अगला सवाल है, यदि अमोनियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड को मिला करके गर्म किया जाता है तो क्या हो जाएगा? अगर अमोनियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड को गर्म करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? वो अमोनियम क्लोराइड ऊर्ध्वापातन हो जाएगा। ऊर्ध्वापातन मतलब क्या होता है कि हवा में उड़ जाना है, उसको ऊर्ध्वापातन बोलते हैं। और ऊर्ध्वापातन का मतलब होता है जो ठोस, कोई भी चीज अगर ठोस है, ठोस से सीधा गैस बन गया तो वो चीज ऊर्ध्वापातन कहलाता है। अमोनियम क्लोराइड ऊर्ध्वापातन हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि निष्कर्ष दिया हुआ, कथन दिया हुआ है और कथन के हिसाब से इसका आंसर हमको देना है। बोल रहा है कि धातु सामान्य आघातवर्धता और तन्यता होता है। तो हाँ, धातु को हम पीट करके पतले चादर की तरह बना सकते हैं और तन्यता मतलब खींचा जा सकता है। सबसे अधिक खींचा जाने वाला धातु की बात करें तो वो सोना है। तो पहला वाला जो कथन ये तो वेरीफाई कर रहा है। दूसरा कथन बोल रहा है, अधातु सामान्य भंगुर और विद्युत का कुचालक होता है। भंगुर मतलब क्या होता है? जिसे वार करने से, पीटने से वो चीज टुकड़े टुकड़े में बदल जाएगा, उसे आघात, उसे भंगुर कहते हैं। अगर मान लीजिए कि कोई पत्थर है, तो इसे अगर पीटेंगे तो ये भंगुर हो जाएगा। और ये क्या होता है? विद्युत का थल जो है वो क्या है? अधातु है। और ये क्या करता है? विद्युत का सुचालक। एक होता है कुचालक और एक सुचालक। कुचालक जिसमें करंट पास हो सके और जिसमें करंट पास ना हो सके उसे कुचालक बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए अधातु है तो अधातु में करंट पास नहीं होता, तो ये कुचालक है। तो ये दूसरा भी कथन मेरा सही है। तीसरा कथन है, कॉपर और एल्युमिनियम उष्मा का अच्छा चालक है। हाँ, कॉपर और अच्छा एल्युमिनियम दोनों ही उष्मा का अच्छा चालक है। तो तीसरा निष्कर्ष भी मेरा सही कर रहा है।
चौथा है मैग्नीशियम ऑक्सीजन और जल में धीमी गति से अभिक्रिया करता है, नहीं। मैग्नीशियम ऑक्सीजन और जल में तेज गति से अभिक्रिया करता है, यहाँ पे बोला धीमी गति से अभिक्रिया करता है, तो ये मेरा तीसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा। बाकी एक दो तीन सही है, तो यहाँ पे देखते हैं कि एक दो तीन जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है बुचेरिया से होने वाला रोग कौन सा है? तो बुचेरिया से होने वाला जो रोग है वो फाइलेरियसिस फाइलेरियसिस नामक जो रोग होता है वो बुचेरिया से होने वाला रोग है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करें, यह एक क्या है, यह एक परजीवी है और ये कैसे होता है, तो मच्छर इसके वाहक होते हैं, मच्छर के काटने से होते हैं। इसमें क्या होता है, जो अंग में थोड़ा थोड़ा सा सूजन आ जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है एक व्यक्ति 5 किलोग्राम आलू को एक फर्श 4 मीटर ऊंचाई तक उठाता है, तो जी का मान इतना है, तो किया गया कार्य ज्ञात करें। तो कार्य बराबर क्या होता है, बल बराबर क्या होता है, फोर्स बराबर मास इनटू एक्सलरेशन। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यहाँ मास कितना दिया हुआ है, 5 किलो। तो यहाँ पे देखिए फोर्स का दो फॉर्मूला था, एक होता है एम जी एच, अगर आपका जी का मान दिया हुआ है तो, और जी का मान नहीं दिया हुआ है तो, अगर एक्सलेशन दिया हुआ है तो ये वाला लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए मेरा यहाँ पे मास का मान दिया हुआ कितना, 5, और एच दिया हुआ कितना, यहाँ पे 4 मीटर, और जी का भी मान दिया हुआ है क्या, 9.8। तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, है ना। तो अब यहाँ पे देखिए मास को 5 × 4 × 9.8, ये 10 आ जाएगा इधर, और 5 टू जा, और 2 4 जा, 2 टू जा, तो 8 दूनी 16 का 6, ये 6 देखिए यूनिट डिजिट से काम कीजिए, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त को थक्का बनाने में सहायता करता है? तो विटामिन की बात करें तो थक्का बनाने के लिए विटामिन की सहायक है, और ब्लड की बात करें तो ब्लड प्लेटलेट्स प्लेटलेट्स है। और विटामिन ए की बात करें तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी बीमारी होता है, और विटामिन बी की कमी से बेरी, विटामिन डी की कमी से रेक्टस बीमारी होता है, और विटामिन एकमात्र ऐसा है जो प्राकृतिक से प्राप्त होता है, सनलाइट से। विटामिन यहाँ पे देखिए, विटामिन की जो खोज है वो फंक नामक वैज्ञानिक ने किया था। विटामिन देखिए होता है एक ए, बी, सी, डी, ई और के, ये टोटल 2 4 5 तरह का विज्ञानी होता है। एक बी ग्रुप होता है ना, बी ग्रुप के बारे में जो बहुत ज्यादा लॉन्ग हो जाएगा, इसीलिए इतना समझ देते हैं। इसमें पूछा जाता है कि वाटर में कौन कौन सा विटामिन घुला हुआ रहता है, तो वाटर में रहता है बी सी, बी और सी जो विटामिन है वो डब्ल्यू बी सी याद रखिएगा आप, डब्ल्यू बी सी, डब्ल्यू से वाटर हो जाएगा, वाटर में कौन कौन सा विटामिन से बी और सी। बाकी अगर बात करें ए, डी, ई और के, ए डी ई के, तो ये चार जो विटामिन है ये वसा में घुलनशील होता है। तो विटामिन के बारे में आप इतना याद रखिए। और विटामिन के है, ये क्या करता है, तो थक्का बनाने में, क्लोटिंग में मदद करता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि तरंग गमन नहीं कर सकता? तो ध्वनि को गमन करने के लिए कोई ना कोई माध्यम की आवश्यकता होती है, तो सबसे अधिक मान लीजिए वो धातु, धातु में गमन करती है। वो धातु में भी बात करें तो स्टील, स्टील में सबसे अधिक गमन करता है। ध्वनि निर्वात में कभी भी गमन नहीं कर सकता, इसलिए इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला सवाल है कैल्शियम ऑक्साइड में कैल्शियम और ऑक्सीजन का द्रव्यमान का अनुपात ज्ञात करें। अब देखिए कैल्शियम, कैल्शियम का क्या होता है, परमाणु संख्या 20 और द्रव्यमान 40 होता है। और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का क्या होता है, ऑक्सीजन का होता है 8 और 16। तो कम से कम आप 1 से लेकर 20 तक परमाणु संख्या और परमाणु भार दोनों याद रखना ही पड़ेगा। वो बस 1 से 20 तक याद रखिएगा, बाकी भी अगर रखते हैं तो अच्छा है, लेकिन कम से कम वो 1 से लेकर 20 तक आपको याद रहना ही चाहिए। तो क्या पूछा गया है, इनके द्रव्यमान का अनुपात पूछा गया है। तो इसका द्रव्यमान कितना है, 40, और इनका है 16, इसको काट देते हैं। तो 4 × 40 और 4 × 4 = 16, फिर कटने वाला है 2 दूनी और 2 बचे, तो 5:2 इसका हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम और ऑक्सीजन का द्रव्यमान, ऑप्शन नंबर ए।
बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, प्रश्न डैश संरचना और कार्य में समान कोशिकाओं का समूह। अब सबसे पहले यहाँ पे देखिए, जो समान कोशिकाओं का जो समूह होता है उसको ऊतक बोलते हैं। हम लोग का शरीर क्या चीज से बना हुआ, सेल से बना हुआ, जिसको हम लोग आइटम बोलते हैं। अब क्या होता है ना कि एक दो, एक से लेकर एक से अगर अधिक सेल है, वो सेल मिलकर के क्या बनता है, ऊतक बनता है, जिसे हम लोग मॉलिक्यूल बनते हैं। और ऊतक ऊतक मिल करके तो माइक्रो मॉलिक्यूल बनता है ना। ऊतक अगर बहुत सारा ऊतक मिल जाए तो वो माइक्रो मॉलिक्यूल बनता है, और बहुत सारा ऊतक मिलने के बाद फिर क्या बनता है, तो ऑर्गेनल बनाता है, और ऑर्गेनल से फिर क्या बनता है, तब जाकर के एक सेल बनता है। उसके बाद सेल से क्या बनता है, टिश्यू बनता है, और टिश्यू से कोई ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है, और ऑर्गन सिस्टम से जा करके ये एक ह्यूमन तैयार होता है। तो इस तरह से एक सर्कल है जो चलता रहता है। तो इसका जो क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस का आंसर हो जाएगा कि संरचना और कार्य के समान कोशिकाओं को समूह को क्या बोलते हैं, तो ऊतक बोलते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, शीतल पेय और सोडा पानी में कार्बन डाइऑक्साइड की घुलनशीलता बढ़ाने के लिए बोतल को किस तरह से सील किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए, जो पीने वाला जैसे कोल्ड ड्रिंक वगैरह जो भी हम लोग पीते हैं, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला हुआ रहता है। तो उसकी घुलनशीलता को बढ़ाने के लिए उसको प्रेशर में हाई प्रेशर में उसको बंद किया जाता है। हाई प्रेशर में जो बंद किया जाता है, ये बंद करने का जो प्रोसेस होता है उसे हेनरी का नियम कहते हैं, है ना। इसी नियम से क्या करता है, बोतल में कार्बन डाइऑक्साइड को भर के उसको लॉक किया जाता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, किसी भी भौतिकी सिग्नल में विद्युत सिग्नल भौतिकी सिग्नल को विद्युत सिग्नल में बदलने के लिए इस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो भौतिकी सिग्नल को अगर विद्युत सिग्नल में बदलना है तो ट्रांसड्यूसर का यूज करते हैं। ट्रांसड्यूसर का यूज करते हैं भौतिकी सिग्नल को विद्युत सिग्नल में बदलने के लिए। ट्रांसड्यूसर ऊर्जा का एक रूप होता है, जैसे ध्वनि हो गया, साउंड हो गया, या फिर प्रेशर हो गया, या टेम्परेचर हो गया। टेम्परेचर को दूसरे रूप विद्युत संकेत में बदल देता है। तो ट्रांस यूजर, ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, निम्नलिखित रेशा को उनके स्रोत से मिलान कीजिए। तो कपास की बात करें तो कपास जो होता है वो हम पौधे से प्राप्त करते हैं। कपास का जो प्राप्त हम लोग पौधे से करते हैं, और रेशम का उत्पादन कीट से होता है। और ऊन की बात करें तो ऊन स्तनपायी ऊँट, मतलब ऊँट हो गया या फिर भेड़ हो गया, इन सब का जो बाल होता है उनसे ऊन प्राप्त किया जाता है। और पॉलिस्टर है ये सिंथोटिक सिंथोटिक से प्राप्त किया जाता है। इसका ऑप्शन भूल गए तो यहाँ पे इसका हो जाएगा, ऑप्शन की बात करें तो हो जाएगा वन का ए का, टू बी का, वन सी का, फोर, और डी का थ्री। तो टू, वन, फोर, थ्री, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, यहाँ पे फिर कथन और निष्कर्ष दिया हुआ है। तो कथन निष्कर्ष तीन है, तो इसको पढ़ते हैं, और पढ़ने के बाद कौन सा सही है और कौन सा गलत है चाइनीज करके इसके हिसाब से चयन करके ऑप्शन चूज करेंगे। तो सबसे पहले कथन है, कंपन की आवृत्ति ध्वनि की तारत्व, जिसे पिच कहते हैं, का निर्धारित करता है। हाँ, तो जो कंपन की जो आवृत्ति होती है वो ध्वनि का जो तारत्व है उसको निर्धारित करता है। पिच जितना रहेगा उतना ही तरह का उसका ध्वनि उत्पन्न होगा, ध्वनि आवर्त बनाती है। तो ये ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन बी है, कंपन की उच्च आवृत्ति निम्न तारत्व उत्पन्न करती है। तो नहीं, जो आवृत्ति होती है, आवर्ती जिनका अधिक होगा पिच उनका उतना ही अधिक होगा, इसलिए कथन क्या हो जाएगा, ये बी मेरा गलत हो जाएगा। तीसरा क्या है, आयाम ध्वनि की प्रबलता को प्रभावित करती है। तो आयाम जो है वो ध्वनि की प्रबलता को प्रभावित करती है। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन सी सही हो जाएगा, बी मेरा गलत है। तो ऑप्शन ए और सी, ऑप्शन सी के साथ चलेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है कि कृत्रिम स्वीटनर जिसमें क्लोरीन होता है, जिसके स्वरूप वह स्वाद शर्करा की तरह होता है और खाने पकाने के तापमान पर स्थित होता है, निम्नलिखित विकल्पों में से क्या होता है। तो सुक्रोज है, क्या है, सुक्रोज है, ये एक मीठा पदार्थ है। तो सुक्रोज जो होता है, ये जो चीनी है, चीनी से बात करें, ये चीनी से 600 अधिक गुना ज्यादा मीठा होता है।
जितना आप चीनी खाते हैं उससे 600 गुना अधिक मीठा होता है। और इसे हीट करने पर, अगर हम सुक्रोज के हीट करते हैं तो इसे बेकिंग हीट करते हैं तो इसका जो यूज होता है ना सुक्रोज का, ये बेकिंग में होता है। ब्रेड वगैरह जब बनाते हैं तो इसका यूज किया जाता है सुक्रोज को। और एस्प्रोटम की बात करें तो एस्प्रोटम को ठंडा खाद्य पदार्थ में उपयोग में किया जाता है, क्योंकि इसे गर्म करने पर ये क्या हो जाता है, एस्पार्टम टूट जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सुक्रोज। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ की अवस्था परिवर्तन और उसके संगत प्रक्रिया का सही मिलान नहीं है? तो सबसे पहले हम इसे देख लेते हैं। ये देखिए, पदार्थ को चेंज करना ये तीन तरह से। सबसे पहले पदार्थ तीन फॉर्म में रहता है, या तो लिक्विड, या तो ठोस, या तो फिर गैस। ये तीन फॉर्म में पदार्थ हमेशा रहता है। अगर मान लीजिए कोई अगर लिक्विड है, लिक्विड को हम या तो जमा करके उसको ठोस बना सकते हैं, या तो लिक्विड को गर्म करके उसको गैस में परिवर्तन करके भाप बना करके उड़ा सकते हैं। जो अगर गैस है, गैस जो है या तो ठोस बन सकता है या तो लिक्विड बन सकता है। और ठोस जो है वो गैस बन सकता है और लिक्विड में भी चेंज हो सकता है। तो ये चेंजिंग आपको याद रखना है। अगर लिक्विड है, अगर लिक्विड वो अगर लिक्विड से सीधा गैस बन रहा है तो उसको बोलते हैं एवोपरेशंस, एवोपरेशंस बोलते हैं। और लिक्विड से अगर ज्यादा सीधा आपका पॉलिश सॉलिड बन रहा है तो उसको बोलते हैं फ्रीजिंग। जैसे पानी जम जाता है वो फ्रीजिंग हो गया। ये अगर गैस है, और गैस क्या कर रहा है, गैस भी दो चीज में, हर जो है ये दो दो फॉर्म में चेंज हो सकता है। गैस से अगर गैस से सीधा लिक्विड बन रहा है तो इसको बोलते हैं कंडेंसेशन। या फिर गैस से सीधा सॉलिड बन रहा है तो इसको बोलते हैं डिस्पोजिशन। अगर ये नाम में अगर आपको हिंदी में याद रहे तो एग्जाम में आपको क्या है कि हिंदी में भी क्वेश्चंस दिया रहता है और इंग्लिश में भी दिया रहता है, तो आप उसे चेक करके कर सकते हैं। तो यहाँ पे पढ़ते हैं, आते हैं ऑप्शन की ओर। तो क्या बोल रहा है, गैस से सीधा सीधा द्रव। तो गैस देखिए, गैस जो है वो सीधा लिक्विड बन सकता है, गैस से सीधा द्रव बन सकता है, और गैस से सॉलिड भी बन सकता है। बोल रहा है गैस से सीधा ठोस निक्षेपण। बोल रहा है गैस जो है वो सीधा क्या बन सकता है, सब्लिमेशन हो सकता है कि निक्षेपण, तो ये नहीं हो सकता है। ये भी हो सकता है निक्षेपण मतलब क्या होता है कि सीधा, हिंदी में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, ठीक है। तो निक्षेपण मतलब होता है गैस का सीधा फ्रीजिंग में चेंज हो जाना। और ऊर्ध्वापातन मतलब क्या होता है, भाप बन के उड़ जाना। तो ठोस जो होता है वो ठोस ऊर्ध्वापातन बन सकता है, लेकिन गैस जो है वो निक्षेपण नहीं हो सकता। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, कॉलम ए तथा कॉलम बी में दिए गए बिंदुओं का सुमेलित कीजिए। कॉलम ए में कोई रोग दिया हुआ है और कॉलम बी में वो रोगों के लिए जो जिम्मेदार जीव हैं उनका दिया हुआ है। तो सबसे पहले मलेरिया जो होता है, मलेरिया होता है वो कौन जीव के कारण होता है, तो प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम के कारण होता है दस्त। दस्त जो होता है वो दस्त ये रोटा वायरस के कारण होता है। दस्त को इस वायरस, तो रोटा वायरस के कारण दस्त होता है। टाइफाइड की बात करें तो टाइफाइड जो है वो समलो मोनेला, साल्मोनेला के द्वारा होता है। और हेजा की बात करें तो हेजा वाइब्रियो के द्वारा होता है। तो यहाँ पे इसका हो जाएगा वन का डी। तो वन का बी गलत, वन का डी एक यहाँ है, और ये वन का ए। तो ये ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, चालक के माध्यम ए और बी तक इलेक्ट्रॉन का प्रवाह के लिए कौन सा बल जिम्मेदार है। मान लीजिए कि एक ए और यहाँ बी एक वायर है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है। तो ये करंट फ्लो होने के लिए इसमें कौन जिम्मेदार है, तो वोल्टेज। क्या है, वोल्टेज। करंट को फ्लो करने, वोल्टेज जो होता है इलेक्ट्रॉन की गति करने के लिए प्रेरित करता है। इसे विद्युत वाहक बल भी कहते हैं। उष्मा जो होता है, उष्मा का जो मात्रक होता है वो कैलोरी होता है। और धारा को हम लोग क्या चीज में नापते हैं, तो एम्पियर में धारा को मापा जाता है। प्रतिरोध को ओम में मेजरमेंट हम लोग करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वोल्टेज, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, कौन सा अम्ल कांच को भंग कर देता है। तो कांच को भंग करने के लिए जो अम्ल जिम्मेदार है वो है हाइड्रोफ्लोरिक। हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल क्या करता है, ये अम्ल के कांच के साथ अभिक्रिया करके कांच को तोड़ देता है। और नाइट्रिक अम्ल जो है, ये नाइट्रिक अम्ल वो धातु के साथ प्रभावित करता है। सल्फ्यूरिक अम्ल की बात करें तो सल्फ्यूरिक अम्ल निर्जलीकरण में यूज करते हैं। और हाइड्रोक्लोरिक, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल शीशे के साथ
अभिक्रिया नहीं करती है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, चंद्रमा पर 10 लीटर पानी की बाल्टी को 10 मीटर ऊपर उठाने में किया गया कार्य क्या होता है? तो कार्य की बात करें, W बराबर क्या होता है, एम जी और एच। जहाँ पे यहाँ पे मास दिया हुआ है कितना, 10 लीटर। एम जो है वो कितना दिया हुआ है, 10, और जी का मान तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन एच दिया हुआ है कितना, 10। तो जब भी नॉमरिकल आए तो क्या क्या दिया हुआ है वो चीज को लिख लेते हैं। जी का मान नहीं दिया हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले एम दिया हुआ है 10, तो इसके जगह पे 10 लिखेंगे, और जी के जगह में कुछ नहीं है तो ये जी ही हो जाएगा। और मून की बात कर रहे हैं तो मून का जो भी गुरुत्वाकर्षण बल है वो यहाँ पे लिख देते हैं। मून का तो कुछ दिया नहीं, इसलिए मून लिख देते हैं। और एच की बात करें तो एच कितना दिया हुआ है, 10 मीटर दिया हुआ है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 100, ग्रेविटी मल्टीप्लाई कर देंगे किसका, मून का, तो 100 मून हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, NH3 का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करें, है ना। तो यहाँ पे HNO3 इसका द्रव्यमान ज्ञात करना है। तो हाइड्रोजन का जो परमाणु संख्या होता है, परमाणु संख्या 1, और परमाणु द्रव्यमान भी इसका 1 होता है। नाइट्रोजन नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 7 और परमाणु द्रव्यमान 14 हो जाएगा। ऑक्सीजन का 8 और 16 होता है। जब इसको हम लोग क्या करेंगे, द्रव्यमान निकालेंगे तो सिंपली क्या करेंगे, आप जोड़ देंगे इसका। जैसे हाइड्रोजन का 1 हो गया, और नाइट्रोजन का 14 हो गया, और ऑक्सीजन की बात करेंगे तो 16 या 48 हो गया। जब इसको ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद 63 आएगा, है ना। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, कौन सी कोशिका अमीबीय आकार की होती है? तो हम लोग का शरीर में जो कोशिका WBC है, ये WBC है श्वेत रक्त, ये कैसा होता है, अमीबा की तरह होता है। ये अपना आकार को क्या करता है, चेंज करते रहता है, बदलते रहता है। इसमें क्या करता है, और WBC का जो मेन वर्क है श्वेत रक्त का, वो कीटाणु को मारना रहता है। तंत्रिका तंत्र की बात करें तो तंत्रिका तंत्र हमारे शरीर में सबसे बड़ी कोशिका होती है। और आरबीसी की बात करें तो आरबीसी सबसे अधिक मात्रा में हमारे शरीर में होती है, और इसका जो जीवन काल होता है वो 100 से लेकर के 120 दिन तक होता है। तो कौन सा रक्त अमीबा का आकार का होता है, तो श्वेत रक्त कोशिका। ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है रेलवे ग्रुप डी के लिए, तो आप सभी प्रैक्टिस करते रहें। चल बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो अगला सवाल है, रॉकेट का कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? तो रॉकेट जो है वो या संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। रॉकेट क्या है, ये न्यूटन का जो थर्ड लॉ है, एक्शन टू रिएक्शन, उस पर वर्क करता है। और संवेग संरक्षण का सिद्धांत है, गैस पीछे की ओर छोड़ता है और संवेग संरक्षण रॉकेट आगे की ओर बढ़ता है। द्रव्यमान संरक्षण क्या होता है, तो द्रव्यमान संरक्षण का काम ये रॉकेट में नहीं होता है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें। जय हिंद।